मेरी साहित्य विषयक व्याख्यानमाला के अंतर्गत आपका स्वागत अभिनंदन है। हम हिंदी साहित्य, उसकी विधाओं और साहित्य की प्रवृत्तियों, विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं। साहित्य के विविध आयामों को भी केंद्र में रखते हुए हम विमर्श कर रहे हैं। आज का चर्चा का विषय है राष्ट्रीय एकता और हिंदी का लोक रंगमंच। हम जानते हैं कि हिंदी का लोक रंगमंच बहुत विस्तृत, व्यापक और समृद्ध लोक रंगमंच रहा है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग भाषाओं में आज भी उस तरह की प्रतिभाओं का प्रदर्शन लोक रंगमंच के माध्यम से होता है। लोग अपने जन्म से जो कौशल प्राप्त हुआ, जो अभिनेयता के गुण प्राप्त हुए, उसका प्रदर्शन करते हुए, किंतु केंद्रीय विषय कोई एक समसामयिक, समकालीन मुद्दा या राष्ट्र और राष्ट्र की चुनौतियां, समस्याएं, इनको बनाकर अभिनय किया जाता है। हिंदी का लोक रंगमंच हो या भारतीय भाषाओं का लोक रंगमंच। मराठी का लोक रंगमंच बड़ा प्रसिद्ध है, गुजराती का, और इसी तरह दक्षिण भारत की भाषाओं में रंगमंच की बात करें और हिंदी के लोक रंगमंच की व्यापकता तो जगविदित है। बहुत से कलाकार जो औपचारिक रूप से भले ही रंगमंच की, नाटक की, अभिनेयता की शिक्षा न लिए हुए हों, लेकिन ईश्वर प्रदत्त कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी विशेषताएं, कुछ ऐसी योग्यताएं जो उन्हें अभिनय के लिए प्रेरित करती हैं। अंतःकरण से एक आवाज़, एक स्वर उन्हें सुनाई देता है और वो ऐसी बहुत सी मंडलियों से जुड़कर, बहुत से समूहों से जुड़कर अपनी अभिनय कला का परिचय भी देते हैं। राष्ट्रीय एकता एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रासंगिक विषय पहले भी था और आज भी है। राष्ट्र सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और आगे भी सर्वोपरि रहेगा। साहित्य की अनेक रचनाओं में, विधाओं में, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, यहाँ तक के संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, डायरी, जीवनी आदि में भी हम राष्ट्र की महत्ता को, राष्ट्र की एकता को, यह एकता भाषाई दृष्टि से, यह एकता सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से, यह एकता मूल्य और वैचारिकता की दृष्टि से हम देख सकते हैं। हिंदी के लोक रंगमंच ने भी राष्ट्रीय एकता को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाते हुए चर्चा परिचर्चा की है। बहुत से हिंदी रंगमंच के, लोक रंगमंच के जो अभिव्यक्ति कौशल का परिचय देने वाले रूप स्वरूप हैं, उनका इतिहास भी बहुत पुराना है। 18वीं शताब्दी में ही रासलीला, जो कृष्ण, राधा, गोप, गोपियाँ, इनके साथ संबद्ध रही है। ब्रज प्रदेश में वृंदावन, मथुरा और इसके आसपास के क्षेत्र जहाँ जहाँ ब्रजभाषा का प्रयोग होता है, ब्रज संस्कृति अपने आप में बड़ी समृद्ध और संपन्न संस्कृति है। तो रास का आयोजन, नृत्य आदि के माध्यम से, रासलीला का आयोजन, रामलीला का आयोजन, क्योंकि कृष्ण और राम दोनों लोक नायक हैं। भारत के इन लोक नायकों को विश्व में बहुत श्रद्धा के, समादृत भाव के साथ देखा जाता है। उनकी उपासना, पूजा की जाती है, उनको अपने जीवन का आदर्श भी बनाया जाता है। तो ऐसे लोक नायक, ऐसे राष्ट्र नायक, कृष्ण और राधा पर केंद्रित, राम और सीता पर केंद्रित रासलीला और रामलीला, इनके अभिनेयता की परंपरा रही है। इसी तरह यात्रा,
दशावतार, कुचिपुड़ी, ऐसे बहुत से लोक नाट्य हैं जिनको अभिनयता के साथ, आंगिक चेष्टाओं के साथ, मुख मुद्राओं के साथ, हाव भावों के साथ चित्रित प्रस्तुत किया जाता है। मंच पर वह जो अनौपचारिक मंच है, कहीं भी मैदान में, खुले में, उपवन में, वाटिका में, किसी शैक्षिक संस्थान में, इस तरह के नाटक प्रस्तुति के मंच तैयार कर लिए जाते हैं। इन लोक नाट्यों में जन जागृति की भावना मुख्य रूप से, प्रधान रूप से रहती है। अंचलों के लोक नाट्यों को समाज और व्यक्ति से संबंधित प्रगतिशील विचार ने अत्यधिक प्रभावित किया। जो आंचलिक स्तर पर बहुत से नाट्य रूप होते थे, नाट्य कंपनियां होती थीं, नाटक खेलने वाले समूह हुआ करते थे, धीरे धीरे उसमें लोक संस्कृति, जिसमें विवाह है, उत्सव है, तमाम तरह के संस्कार हैं, अनुष्ठान हैं, पूजा पाठ है, इन पर्व उत्सव हैं, इन सब के साथ साथ धीरे धीरे एक प्रगतिशील विचार प्रबल हुआ और उसने व्यक्ति और व्यक्ति से संबद्ध चुनौतियों, समस्याओं आदि को भी इन लोक नाट्य रूपों से जोड़ना प्रारंभ कर दिया। राजस्थान में बहुत चर्चित, प्रसिद्ध, विख्यात ख्याल एक रूप है। इसमें नवजागरण की वह प्रगतिशील चेतना बहुत प्रखरता के साथ व्यंजित हुई है। ख्याल नाटकों के दर्शकों ने राजस्थान के भाटों द्वारा वर्णित राजपूत राजाओं की कथा से उन वीरों की कथाओं में अधिक अभिरुचि दिखाई जो निर्धन और दलित जातियों के कारण विख्यात हो गए। तो जो राजपूत राजा थे, वीर थे, और एक वीर गाथाओं के कारण उन्हें याद किया जाता था, उनकी तुलना में अब वो राजघरानों के, राजाओं के किस्से, कहानियाँ, उनके प्रदे, इन सब के स्थान पर धीरे धीरे जो निर्धन वर्ग था, जो दलित जातियाँ थीं, उनके किस्से, कहानियाँ, उनके जीवन की घटनाएं, उनके प्रेम प्रसंग, ये सब धीरे धीरे विख्यात होते चले गए। ख्याल लोक नाट्य में आम जनजीवन के वीरों को उनके संघर्ष की वाणी दी गई, संघर्ष को भी चित्रित किया गया। यानी एक सामान्य व्यक्ति जो सामान्य जीवन यापन करता है, लेकिन वो अनेक विपरीत स्थितियों में संघर्ष करते हुए अपनी वीरता का परिचय देता है, तो जो सामान्य व्यक्ति है वो भी नायक बन गया। लोक नाटक ने ये एक बड़ा काम किया। उनके जीवन संघर्ष को, संघर्ष की गाथा को उन्होंने वाणी दी। ऐसा ही एक वीर तेजा नाम का राजस्थान की कथाओं में मिलता है, जिसकी कथा को एक संघर्षपूर्ण कार्यों के साथ ख्याल लोक नाट्य द्वारा चित्रित या वर्णित भी किया गया। तेजा का विवाह बचपन में ही हो जाता है, किंतु पारिवारिक वैमनस्य के कारण वह अपनी वधू को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे में वह अपनी वधू को लेने उसके घर की तरफ जाता है, तो मार्ग में सांप से उसकी मुलाकात होती है। वह सांप जंगल की आग से झुलस रहा था। ऐसे में तेजा सांप की रक्षा करता है, किंतु सांप मरना चाहता है। ये एक लोक कथा वहाँ से उठाई गई और उसको एक लोक में सामान्य जीवन यापन करने वाले वीर पुरुष योद्धा तेजा के साथ जोड़ दिया गया। अतः बचने पर सांप क्रोधित होकर तेजा को ही मारने के लिए उद्यत होता है। तेजा उस सांप से कुछ समय मांगता है, जिससे वह अपनी पत्नी से मिलने तक पहुंचता है, किंतु मार्ग में दस्युओं से लड़ाई करता है, जो कि जबरन ग्वालों की गायों को उठाकर ले जा रहे थे। इस संघर्ष में तेजा घायल हो जाता है और इसी अवस्था में पत्नी के दर्शन करने के बाद वह सांप के पास पहुंचता है, और इस प्रकार प्रेम, त्याग, वचन पालन, वीरता का संदेश, ये सब कुछ ख्याल लोक नाट्य का प्रमुख उद्देश्य बन जाता है। तो ख्याल एक रूप है लोक नाट्य
नाटक का, और उस ख्याल का मंचन प्रदर्शन अलग अलग गाथाओं, जिसमें प्रेम भी है, जिसमें त्याग भी है, जिसमें भक्ति भी है, जिसमें समर्पण भी है, जिसमें राष्ट्र भी है, जिसमें मानव मूल्य जीवन मूल्य भी हैं, जिसमें वचन के पालन यानी वचनबद्धता भी है, ये सब घटनाक्रम प्रसंग ख्याल लोकनाट्य से जोड़कर चित्रित किए जाते रहे। और इस तरह के किस्से, इस तरह की कहानियाँ, घटनाएं ये लोक में हर राज्य में हर भाषा में मिलती हैं। इसलिए हर राज्य में जो लोक नाट्य रूप है वो थोड़े थोड़े अपने समाज की गाथाओं को, संस्कृतियों को चित्रित करने का काम करते हैं। ख्याल लोकनाट्य राजस्थानी लोक कथाओं पर राष्ट्रीय भावना को जागृत करने का सशक्त माध्यम बन जाता है। उसे स्वीकार भी किया जाता है। राष्ट्र की भावना सर्वोपरि है। राष्ट्र के लिए नायक संघर्ष करता है, उसकी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करता है और तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए संघर्ष का परिचय देता है, वीरता का परिचय देता है। ये सब चीज़ें उसमें चित्रित होती हैं। इसी तरह ख्याल के बाद माच भी एक नाटक का, लोक नाटक का रूप है। मध्य प्रदेश के लोक नाट्य रूप माच का भारतीय लोक नाट्य शैलियों में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। माच नाट्य शैली की जन्मभूमि उज्जैन है। उज्जैन हम जानते हैं कि हमारी तीर्थ नगरी भी है। महाकाल का बहुत विराट विशाल मंदिर है। उसी क्षेत्र में इस माच नाट्य शैली का जन्म हुआ और फिर धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार विस्तार होता चला गया और मालवा में ये बहुत लोकप्रिय नाट्य रूप बन गया। माच यानी खुले सादगीपूर्ण कलात्मक मंच पर खेले जाने वाले खेल, अर्थात रंग प्रस्तुतियाँ। अब ये जो अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत की जाने वाली रंग प्रस्तुतियाँ हैं, या तमाम तरह के लोक कथाओं से लिए गए कथानक हैं, पटकथाएं हैं, इन सबको माच के माध्यम से बड़ी सादगीपूर्ण पद्धति से, तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कलात्मक मंच पर, माने मंच कोई बहुत औपचारिक हो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन विषय के आधार पर, कथानक के आधार पर उस रंगमंच को इस योग्य बना लिया जाता था कि रंग प्रस्तुतियां सहजता के साथ की जा सके। गुरु बाल मुकुंद जी ने जयसिंहपुरे में माच की परंपरा का सूत्रपात किया था। मालवी भाषा शैली में माच के खेलों का आयोजन सामान्यतः वर्षा काल को छोड़कर शेष सभी समयों में किया जाता रहा है। स्वाभाविक है कि जब हम खुले मैदानों में, उपवन में, वाटिका में या शैक्षिक संस्थानों के खुले मैदान में इस तरह के अभिनय करते हैं तो वर्षा काल में कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ता है। इसलिए वर्षा काल में सामान्यतः इस तरह की प्रस्तुतियों को रोक लिया जाता है और फिर जैसे ही ऋतु बदलती है फिर से वो कार्य शुरू होता है। माच के संवादों को बोला जा सकता है, इसलिए उसे बोल कहते हैं। ये सभी गेय होते हैं, गेयात्मक। बहुत सी ऐसी एकांकी नाट्य रचनाएं हमें मिलती हैं जो गेयता के साथ, अभिनयता और गेयता दोनों का संगम उनमें होता है। माच के खेलों के रचयिताओं को गुरु या उस्ताद भी कहा जाता है। माच के कथानक धार्मिक होते हैं, पौराणिक होते हैं, ऐतिहासिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, प्रेमाख्यानों पर आधारित होते हैं, सांस्कृतिक चेतना से युक्त होते हैं और राष्ट्रीय एकता से युक्त भी होते हैं। इन कथानकों में कहीं धर्म के प्रचार प्रसार का कुछ विचारणीय मुद्दा हो, उसका प्रस्तुतिकरण होता है। कोई पौराणिक गाथा, कथा या पात्र हो, चरित्र हो, उसको चित्रित करने का एक सिलसिला रहता है। इतिहास सम्मत कोई कथानक या पटकथा हो, सामाजिक और प्रेम आख्यानों पर आधारित कोई विषय वस्तु हो,
इन सब को माच के माध्यम से चित्रित किया जाता है। अभी तक का इतिहास साक्षी है कि माच के माध्यम से जो नाट्य रूप हमारे सामने आए हैं, जो प्रस्तुतियां हुई हैं, उसमें डाकुओं की समस्या, उसमें भूदान, नवनिर्माण, परिवार नियोजन, ऐसी बहुत सी समस्याओं को लोक नाट्य रंगमंच ने विषय वस्तु बनाया है। माच शब्द मंच शब्द का मालवी तद्भव रूप है। मालवी में माच शब्द का प्रयोग मंच को बांधने और उस पर अभिनीत किए जाने वाले खेलों के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तो माच शब्द का संबंध मंच से है और इसमें मंच को सुसज्जित करने, तैयार करने, बांधने, व्यवस्थित करने का भाव निहित रहता है। इस तरह उस मंच पर अभिनय होता है, नाट्य प्रस्तुतियां होती हैं और बहुत से खेल किए जाते हैं। माच लोक नाट्य की एक विशिष्ट शैली भी है। इस विशिष्ट शैली में विविध समस्याओं से संबंधित नाटकों का मंचन होता है। यानी कोई सामाजिक मुद्दा है, पर्व उत्सव से जुड़ा हुआ या समाज की किसी परंपरा से जुड़ा हुआ, परंपरा के विरुद्ध या विपरीत कोई घटना, उन सब का मंचन उसमें होता है। माच नाम से प्रसिद्ध ठारी ठारी खेल काफ़ी लोकप्रिय होता है, माना जाता है। यह वीरों के जीवन पर आधारित विशेष प्रकार का खेल है, जिसमें दलितों, उपेक्षितों, पीड़ितों, शोषितों और मजदूरों की रक्षा का भाव सर्वोपरि रहता है। प्रचलित समाज व्यवस्था के विरुद्ध यदि विद्रोह का भाव है, यानी इन दलितों, शोषितों, पीड़ितों के प्रति जो अनाचार, जो अत्याचार दिखाई देता है समाज में, जो शोषण दिखाई देता है, उसके विरुद्ध पूरी सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने का काम, उनके विरुद्ध विद्रोह जागृत करने का भाव, यह भी माच में रहता है। स्पष्ट है कि माच का कथानक सामाजिक संदर्भों से अधिक जुड़ा रहता है। समय समय पर देश में, विदेश से, प्राकृतिक आपदा से, महामारी से, रोगों से, बेरोजगारी से, अशिक्षा से, अज्ञानता से जो भी मुद्दे जुड़ते हैं, उन सब को माच के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, अभिनीत किया जाता है। इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़ा हुआ कथानक या पटकथा माच के साथ जुड़ी रहती है। माच के अंतर्गत रामायण, महाभारत, भक्त प्रहलाद, नागलीला, ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जिनको चुना जाता है और उनके लिए फिर एक कथानक या पटकथा तैयार करके अभिनय की एक मंडली तैयार की जाती है। उसके लिए निदेशक होता है, उसके लिए संगीतकार होता है, गेयता से प्रस्तुत करने वाले गायक होते हैं और फिर वेशभूषा, आभूषण, इन सब का निर्धारण चारित्रिक अनुकूलता के आधार पर इन सब की स्थिति सुनिश्चित की जाती है। समय समय पर श्रृंगार और प्रेम से संबंधित माच भी खेले जाते हैं, क्योंकि श्रृंगार हम सब के जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है और यूँ भी श्रृंगार रस को रसराज कहा गया, रसों का राजा। और श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों पक्ष महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत सी लोक नाट्य रूपों में हमें इसको देखने का अवसर मिलता है, जिसमें श्रृंगार और प्रेम से भी संबद्ध कथानक प्रस्तुत किए जाते हैं। इन प्रसंगों में यथास्थान त्याग, कपट, संकट, व्यथा, वेदना, इन सब की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति उपलब्ध होती है। बहुत से लोग समाज में ऐसे चरित्र होते हैं जो कपट करते हैं, छल करते हैं, प्रवंचना करते हैं। तो ऐसे कपटपूर्ण आचरण वाले व्यक्ति और व्यक्तियों को उनसे जुड़ी हुई घटना और घटनाओं को चित्रित करने का सिलसिला, यानी अभिव्यक्त करने का सिलसिला मंच के माध्यम से, माच के माध्यम से होता है। बहुत से संकट हैं, पारिवारिक,
वैयक्तिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, प्राकृतिक, ऐसे बहुत से संकटों को भी मार्च के प्रदर्शन से जोड़ा जाता है। बहुत सी व्यथाएं हैं, वेदनाएं हैं, बहुत से दुख हैं, अभावों के कारण, निर्धनता के कारण, बेरोजगारी के कारण या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण, उन सब का भी मर्मस्पर्शी अभिव्यक्तिगत चित्रण या प्रस्तुतिकरण मार्च के माध्यम से होता है। यही नहीं, मार्च में भावनात्मक एवं सामाजिक दृष्टि का विश्लेषण कर कलात्मक रूप में भी उसे अभिव्यक्त किया जाता है। यानी मार्च की जो टीम है, मार्च का जो मंडल है, वो अपनी अभिव्यक्ति को बहुत कलात्मक बनाते हुए, बहुत सुंदर, प्रभावी, मर्मस्पर्शी बनाते हुए अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। मार्च ग्रामीण संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। गांव के रीति रिवाज, खान पान, संस्कार, फसलें, कृषक जीवन और ग्रामीण परिवेश, पर्यावरण, वहाँ की जलवायु, वहाँ के खलियान, वहाँ की फसलें, वहाँ के पेड़ पौधे, सबको मार्च में विषय बनाया जाता है। इसलिए ग्रामीण संस्कृति हो, बदलते हुए परिवेश और वातावरण हो, पौराणिक आख्यान, कथानक, चरित्र, नायक हों, नायिकाएं हों, ऐतिहासिक आदर्श पात्रों की विशिष्टताएं, ये सब कुछ हमें मार्च के माध्यम से प्रदर्शन करने का, अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। इससे मध्य प्रदेश और राजस्थान की संस्कृति को नवीन पहचान अभी तक मिली है, क्योंकि मार्च का प्रदर्शन युद्ध स्तर पर होता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान जहाँ जहाँ सीमाएं मिलती हैं, वहाँ इस नाट्य रूप को, प्रस्तुति को बखूबी और बड़े प्रभावी अंदाज में चित्रित किया जाता है। इसी तरह जश्न भी एक रूप है। यह कश्मीर का लोक नाट्य है जो गीत, नृत्य और संगीत से सराबोर है। गेयता हमारे लोक नाटकों का एक वैशिष्ट्य रहा है। संवाद भी गीतात्मक प्रस्तुत करने की एक परंपरा रही है। नृत्य और संगीत से भरपूर ये लोक नाट्य रूप जश्न, इसका प्रदर्शन होता है। फारसी में जश्न का अर्थ है सामूहिक रूप से मनाया जाने वाला उत्सव। सामूहिक रूप से जनजीवन अपने हर्ष विषाद, सुख दुख और जीवन के उतार चढ़ाव को अपनी लोक कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं और जश्न मनाते हैं। आनंद का उत्सव है एक प्रकार का। समूह इसका एक वैशिष्ट्य है। अकेला एक व्यक्ति जश्न नहीं मना सकता। सामूहिक रूप से जो जनजीवन और उसके हर्ष विषाद को, हम जानते हैं कि जीवन में सुख और दुख, हर्ष और विषाद, ये दो तट हैं नदी के, जीवन रूपी नदी के, जिसमें जीवन धारा कभी एक तट से टकराती है, कभी दूसरे तट से। दूसरे तट पर स्थायी रूप से नहीं रहती, लेकिन फिर से वो बदलती है। तो हर्ष, विषाद, सुख, दुख, जीवन के उतार चढ़ाव, सभी के जीवन में सब दिन रहत न एक समान, अच्छे दिन, कुछ खराब दिन, कुछ कम अच्छे दिन, इस तरह से ये सिलसिला चलता है। तो अपनी लोक कलाओं के माध्यम से इस नाट्य रूप का भी विधिवत मंचन आज भी होता है, उसकी एक परंपरा विद्यमान है। ये जश्न है। लोक नाट्य जश्न के माध्यम से भाड़ लोगों की प्रतिभा और अभिनय क्षमता का परिचय भी मिलता है। ये कुछ कुछ खानाबदोश जैसे होते हैं और समय समय पर इनके पास जो प्रतिभा है, जो गुण है, जो नृत्य कला है, जो अनुशासन है, उसको वो अभिनयात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं और जश्न का सामूहिक आनंद सब उठाते हैं। इसी तरह भवाई गुजरात का लोक नाटक है। यह लगभग 600 वर्षों से गुजरात के लोकानुरंजन का सबल माध्यम बना हुआ है।
जैसा हमने पहले कहा कि महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, इन सब में, या नॉर्थ ईस्ट उत्तर भारत के बहुत से राज्य हों, सब में वहाँ के अलग अलग तरह के लोक नाट्य रूप को चित्रित या अभिव्यक्त किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, अभिनेयता के साथ उसको उद्घाटित किया जाता है। मित्रों, इस विषय को हम यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।